नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। ये अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है स्वतंत्रता का, और इसमें जब बात 15 अगस्त को मैं कर रहा हूं तो ज़रूरी है कुछ उस समय की यादों को ताज़ा करना। जब 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तब भी 5 ऐसे राज्य थे, 5 ऐसी रियासतें थीं जो भारत में विलय नहीं चाहती थी। अंग्रेज़ों ने इन रियासतों को काफ़ी आज़ादी दे रखी थी, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता उनको दे रखी थी। 2 शर्तें थी खास तौर से अंग्रेज़ों की इनके साथ कि इनके मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करेगी, और जब ज़रूरत होगी ब्रिटिश सरकार को इनकी सेना उसकी सहायता के लिए उपलब्ध होगी। इसके बदले में इनको तमाम तरह की आज़ादी सुविधाएं मिली हुई थी, और अंग्रेज़ उनकी जो है मेहमान नवाजी का फ़ायदा उठाते रहते थे, और बहुत कुछ होता था। तो इन 5 रियासतों को लगा कि भारत में विलय से उनको फ़ायदा नहीं है। हालांकि जब इसकी घोषणा हुई 1938 में ही कांग्रेस ने अपने हरिपुरा अधिवेशन में तय कर लिया था कि आज़ादी मिलने पर सभी रियासतों का विलय करके देश को एकता के सूत्र में पिरोया जाएगा। 1947 में जब ये इन 5 रियासतों ने किया, उससे पहले बहुत सी रियासतों ने अपनी ओर से, जैसे बड़ौदा, बीकानेर और राजस्थान की और कई रियासतें, उन्होंने अपनी ओर से विलय का प्रस्ताव दिया भारत में, और ज़्यादातर रियासतें विलय के लिए तैयार थीं। जो नहीं तैयार थे उनके लिए सरदार पटेल तो मौजूद थे ही। तो ये 5 रियासतें थीं, उनमें उन 5 के बारे में बात करता हूँ। पहली रियासत इनमें से थी त्रावणकोर, और दक्षिण के भाग में ये जो है एक तरह से मैरीटाइम अपनी इकॉनमी को लेकर बड़े आश्वस्त थे कि इनको जो है समुद्री व्यापार इनका बहुत अच्छा चल रहा था, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत रिच थी, मिनरल्स में बहुत रिच स्टेट था। तो इसलिए लगता था कि स्वतंत्र होने से हमको ज़्यादा फ़ायदा है, देश का ज़्यादा विकास हो सकेगा, और समुद्र के जरिए विदेशी व्यापार के जरिए अपने राज्य की ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। इस रियासत के जो दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर, उन्होंने 1946 में ही घोषणा कर दी थी कि वो आज़ाद रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, न पाकिस्तान में विलय करेंगे अपनी रियासत का, न हिंदुस्तान में। ये ज़रूर इंडिकेट किया कि वो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के साथ एक संधि कर सकते हैं कुछ मुद्दों को लेकर। ऐसा बताया जाता है कि ये सब हो रहा था जिन्ना के प्रभाव में, और ब्रिटिश हुकूमत को लग रहा था कि अगर त्रावणकोर अलग देश बन जाता है, वहाँ जो एक मिनरल है मोनाजाइट, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल होता है, तो ब्रिटेन का न्यूक्लियर प्रोग्राम आसानी से अच्छी तरह से चलेगा। तो इसलिए ब्रिटेन भी इससे सहमत था। जुलाई 1947 तक दीवान और ये रियासत जो है स्वतंत्र होने की बात करती रही, लेकिन 30 जुलाई को इसका विलय भारत में हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 2-3 दिन पहले केरल सोशलिस्ट पार्टी के एक वर्कर ने दीवान पर जानलेवा हमला कर दिया। उसके बाद मारे डर के ये दीवान जो है उसने इसी में भलाई समझी कि भारत में विलय कर ले, और भारत में त्रावणकोर का विलय हो गया। इस तरह से त्रावणकोर भारत का अभिन्न अंग बन गया। उसके बाद दूसरी जो रियासत थी जो भारत में विलय नहीं चाहती थी, वो जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह पहले तो चाहते थे कि भारत में विलय हो जाए। फिर उनको लगा कि जो नया देश बन रहा है पाकिस्तान, उससे उनके देश की, अगर वो स्वतंत्र देश होंगे तो उसकी सीमा लगती है, तो व्यापार में फ़ायदा होगा। जिन्ना ने उनको ऑफ़र दिया कि कराची पोर्ट का जो है पूरा उनको उपयोग करने का मौका मिलेगा, और इसके लिए वो संधि कर सकते हैं, सेना की सहायता देंगे, उसके अलावा खाद्यान्न की मदद करेंगे। ये सब आश्वासन जिन्ना ने जोधपुर के महाराजा को दिया। जोधपुर के महाराजा कुछ उस तरफ झुकते हुए लग रहे थे। तो ये खबर जो है पहुंची सरदार पटेल तक। उन्होंने राजा को समझाने की कोशिश की कि अगर किसी मुस्लिम कंट्री के साथ जाओगे, मुस्लिम देश के साथ जाओगे, तो उसकी क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए तुम्हारा भला इसी में है कि भारत में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। जोधपुर के महाराजा मान तो गए, लेकिन जब वीपी मेनन जो है एक्सेशन का एग्रीमेंट लेकर गए, तो उनकी कनपट्टी पर बताते हैं कि रिवॉल्वर लगा दी कि मैं नहीं करूँगा विलय।
लेकिन क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। कुछ ही मिनट बाद वो शांत हो गए और विलय के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए। तो जोधपुर इस तरह से भारत का अभिन्न अंग बन गया। तीसरी रियासत थी भोपाल। ये यहाँ जो शासन था वो नवाब का था और नवाब का नाम था हमीदुल्ला खान। ये मुस्लिम बहुल की बजाय हिंदू बहुल इलाका था जिस पर नवाब का राज था। और नवाब की दोस्ती मुस्लिम लीग से थी। मुस्लिम लीग के नेताओं से उनके बड़े करीबी संबंध थे और जिन्ना से भी उनके संबंध थे। इस नाते वो आज़ाद होना चाहते थे। माउंटबेटन से कहा कि वो आज़ाद होना चाहते हैं, ना भारत में विलय चाहते हैं ना पाकिस्तान में। हालांकि बाद में उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान में विलय हो जाए। तब जब ये कहा माउंटबेटन से, तो माउंटबेटन ने कहा कि ये हो नहीं सकता है कि बीच में इन दो देशों के बीच में कोई ऐसी रियासत हो जो स्वतंत्र हो जाए, न इस देश के साथ जाए न उस देश के साथ। उन्होंने कहा आपको चुनना होगा भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को। ये संभव नहीं है जो आप कह रहे हैं। तो नवाब साहब जुलाई 1947 तक इंतज़ार करते रहे, देखते रहे कि बाकी रियासतें क्या कर रही हैं, किस तरह से हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि एक के बाद एक रियासत जो है वो भारत में विलय का प्रस्ताव पास कर रही है, तो फिर उन्होंने भारत में विलय के लिए वो राज़ी हो गए। हालांकि बेमन से हुए, चाहते नहीं थे, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन जो माहौल था और सरदार पटेल, आप ये देखिए हर जितनी रियासतें भारत में शामिल हुई जिन्होंने एक्सेशन के एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, उन सब में आपको कहीं ना कहीं सरदार की छवि, सरदार का हाथ और सरदार की इच्छा, सरदार की ताकत, ये सब दिखाई देगी। सबसे मुश्किल हुआ भारत में विलय एक रियासत का जिसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें विस्तार से इसकी बात कर चुका हूँ। हैदराबाद का जो निज़ाम था मीर उस्मान अली, वो स्वतंत्र होना चाहता था। उसने माउंटबेटन से कहा, ब्रिटिश सरकार से कहा कि वो स्वतंत्र देश बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की मेंबरशिप उनको मिले। माउंटबेटन ने कहा कि ये संभव नहीं है कि आपको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप मिले। ये हो सकता है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य आप पाकिस्तान में मिलकर या भारत में मिलकर हो सकते हैं, लेकिन अलग देश बनकर ये संभव नहीं है। लेकिन निज़ाम इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनको उम्मीद थी कि अफ़गानिस्तान से सेनाएं अफ़गानिस्तान की आएंगी, हमला करेंगी और भारत से उनको आज़ाद करा देंगी। आखिरी मिनट तक वो इसको टालते रहे, कोशिश करते रहे कि ना होने पाए। सरदार पटेल ने कूटनीति का सहारा लिया, उसमें पूरी सफलता नहीं मिली, तो आखिर में उन्होंने उंगली टेढ़ी करने का फैसला किया और ऑपरेशन पोलो लॉन्च हुआ। ऑपरेशन पोलो के तहत 17 सितंबर 1948 को, जब जून 1948 में माउंटबेटन रिज़ाइन करके चले गए, तब उसके बाद उन्होंने भारतीय सेना भेजी और 4 दिन में ऑपरेशन पोलो के तहत निज़ाम को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। हैदराबाद भी हिंदू बहुल इलाका था जिस पर एक नवाब का निज़ाम का राज चलता था और सरदार पटेल का कहना था इस हैदराबाद को लेकर कि हैदराबाद का पाकिस्तान में जाना या स्वतंत्र होना भारत के पेट में कैंसर जैसे होगा, तो ये तो मैं होने नहीं दूंगा और किसी हालत में नहीं होने दूंगा, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। नेहरू जी से उनके मतभेद हो गए, नेहरू जी इस पर नाराज़ हो गए। नेहरू नहीं चाहते थे कि सेना का इस्तेमाल किया जाए, सेना भेजने के खिलाफ थे। सरदार पटेल ने सुना, उसके बाद इस मामले में नेहरू से बात करना बंद कर दिया। उन्होंने सेना भेजी, ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया और नेहरू को इस बारे में कुछ नहीं बताया जब तक कि ऑपरेशन सफल नहीं हो गया। तो नेहरू की तमाम विरोध सेना भेजने के और इस तरह का ऑपरेशन करने के सरदार पटेल ने किया और हैदराबाद को भारत में मिला लिया। भारत में विलय हो गया हैदराबाद का। सरदार पटेल न होते तो आप मानकर चलिए बाकी रियासतों को छोड़ दीजिए, हैदराबाद शायद भारत का अंग न बन पाता। तो सरदार पटेल की जब बात करें तो आप ये सोचिए कि इस देश की एकता और अखंडता में किसी एक व्यक्ति का अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो वो सरदार पटेल का है। और जिस एक व्यक्ति को आज़ादी की इस आंदोलन में भारत की एकता अखंडता में सबसे कम श्रेय मिला वो है सरदार पटेल।
जितना वो डिज़र्व करते थे उससे बहुत कम मिला, उनसे बहुत ही कम डिज़र्विंग लोगों को बहुत ज़्यादा मिला। लेकिन ये इतिहास की भूल है जिसको सुधारने की लगातार कोशिश हो रही है। इतिहास को उसके सही संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश हो रही है। तो 5वीं रियासत थी जूनागढ़। तो यहाँ का जो नवाब था मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड, उसका जो दीवान था वो उस पर दबाव डाल रहा था। वो दोनों नहीं चाहते थे कि भारत में जूनागढ़ का विलय हो, और इसको रोकने के लिए दीवान ने 1947 में मुस्लिम लीग के शहनवाज भुट्टो को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। और वो शहनवाज भुट्टो ने दबाव डाला निज़ाम पर कि भारत में विलय के लिए किसी भी तरह तैयार ना हो। वो जिन्ना से बात करने लगा और जिन्ना को एक्सेशन का एग्रीमेंट का प्रस्ताव भेज दिया। जिन्ना ने इसको स्वीकार कर लिया। सरदार पटेल ये सब देख रहे थे। उनको लगा जब पानी जो है नाक से ऊपर जा रहा है, अब इंटरवीन करने की ज़रूरत है, हस्तक्षेप की ज़रूरत है, तो उन्होंने हस्तक्षेप किया। और जब ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिन्ना ने, तो फिर सरदार पटेल ने कहा कि यहाँ जनमत संग्रह होना चाहिए। सेना भेजी, भारतीय सेना भेजी, जनमत संग्रह हुआ। 91% लोगों ने कहा कि वो भारत में विलय के पक्ष में है, और जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। नवाब भागकर कराची में उसने जाकर शरण ली। तो ये 5 राज्य थे जिन्होंने आखिरी समय तक कोशिश की कि या तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं या स्वतंत्र देश बन जाएं। और इन 5 राज्यों को आप देखिए कि भारत में इनके विलय में सबसे अहम भूमिका सरदार पटेल की थी। तो जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जब 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो एक व्यक्ति को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वैसे तो किसी भी समय नहीं भूलना चाहिए, लेकिन आज़ादी का जब पर्व मनाएं, जब स्वतंत्रता दिवस मनाएं, तो सरदार पटेल को धन्यवाद ज़रूर दें, उनका आभार ज़रूर मानें। माँ भारती पर जितना बड़ा उपकार सरदार पटेल का है इस देश को एक सूत्र में पिरोने का, उतना किसी को उसका श्रेय नहीं जाता। और ये ऐसा देश है, या बल्कि कहें ऐसी नाशुक्री सरकार आई, इस तरह के लोग आए जिन्होंने सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्व को भारत रत्न देने की ज़रूरत नहीं समझी। सरदार पटेल को भारत रत्न देने के लिए दशकों का इंतज़ार करना पड़ा, गैर कांग्रेसी सरकार के आने का इंतज़ार करना पड़ा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता थी। जो व्यक्ति देश को एक बना रहा था, एकता के सूत्र में पिरो रहा था, उसके खिलाफ मन में किस तरह का भाव था। लेकिन हमको आपको जो देश की एकता अखंडता का जो आज लाभ उठा रहे हैं, जो सुख भोग रहे हैं, जिस पर गर्व करते हैं, उस गर्व के लिए, उस अनुभूति के लिए सरदार पटेल को सदा सर्वदा याद रखना चाहिए। ये मेरी आप सब लोगों से अपील है। एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बधाई आप सब लोगों को। उम्मीद करना चाहिए कि भारत देश इसी तरह से एक और अखंड रहेगा। जो हिस्सा नहीं है, जो चला गया है, छिन गया है, ज़बरन कब्जा हो गया है, वो भी लौट कर आए, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। तो आज स्वतंत्रता दिवस पर इतना ही। जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।